इंग्लिश में ना कई सारी कहावतें हैं। क्लासिक बट टाइमलेस, ओल्ड स्कूल बट कूल, ओल्ड इज गोल्ड, डीप रूट्स आर नॉट रीच्ड बाय द फ्रॉस्ट, द ओल्डर द फिडल द स्वीटर द ट्यून। ये कुछ कहावतें हैं जो इस प्लेयर पे एकदम फिट बैठती हैं। 2012 में जब इन्होंने रियल मैड्रिड को ज्वाइन किया, फ्रॉम बीइंग वोटेड टू द वर्स्ट साइनिंग ऑफ द सीजन, वहां से एक बेहतरीन प्लेयर बनना, इस जनरेशन का वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर बनना, 2018 में बैलन डोर जीतना, अपनी कंट्री को एक वर्ल्ड कप फाइनल में लीड करना और रियल मैड्रिड छोड़ना एज वन ऑफ देयर मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर्स 28 ट्रॉफीज के साथ। ये कहानी है लूका मॉड्रिच की। लूका मॉड्रिच एक ऐसे मल्टीफैसेटेड मिडफील्डर है जो किसी भी पोजीशन में कहीं पे भी खेल सकते हैं। लूका मॉड्रिच एक क्रिएटिव मिडफील्डर की तरह भी खेल सकते हैं, अटैकिंग मिडफील्डर की तरह भी खेल सकते हैं, स्ट्राइकर के पीछे एक मिडफील्ड एंकर की तरह भी खेल सकते हैं, पीछे नंबर 6 के साथ, और उनका वो ट्रेडमार्क ट्रेवेला पास जो एक झटके में डिफेंसेस को खोल के रख देता है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आज की तारीख में इतना ज्यादा माइक्रो एनालिसिस और डेटा पे बातें होने लग गई हैं फुटबॉल में कि ये जो मॉडर्न ग्रेट्स हैं और ये जो लेजेंड्स हैं, लूका मॉड्रिच जैसे प्लेयर्स हैं, इनको हम अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते। क्योंकि कभी भी कोई डिस्कशन होगी इंटरनेट पे, चाहे वो डिस्कशन होगी या फेस टू फेस बैठ के अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे होंगे, तो जल्दी से हम फोन निकाल लेते हैं और गूगल में स्टैट्स दिखाने लग जाते हैं एक दूसरे को कि तो देखिए इसने इतने गोल दिए हैं, इसने इतने असिस्ट दिए हैं, इसने ये किया है, वो किया है, ये ट्रॉफी, वो फलाना कप, ये ढिमकाना कप। लेकिन लूका मॉड्रिच जैसे प्लेयर्स को अगर आपको अप्रिशिएट करना है ना, तो आपको अपनी आंखों से फुटबॉल को देखना पड़ेगा। प्लस अगर हम टीम्स की बात करें तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गई अपने रिक्रूटमेंट में कि मेरी प्रोफाइल के हिसाब से प्लेयर होना चाहिए। एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो लेफ्ट हाफ स्पेस में ऑपरेट करे, लेफ्ट साइडेड नंबर 8 चाहिए, ऐसा प्लेयर चाहिए जिसका होल्ड अप अच्छा हो, ऐसा प्लेयर चाहिए जो बॉल अच्छी चला सके। तो काफी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं क्लब्स की एक पर्टिकुलर प्रोफाइल का उनको प्लेयर मिले जिससे वो उसको फिट करके अपनी टीम में अच्छी एक टीम बना पाए। यहीं पे ही लूका मॉड्रिच एक ऐसे प्लेयर थे जिनको आप कहीं पे भी खिला लीजिए अक्रॉस मिडफील्ड, वो बाकी प्लेयरों का काम आसान कर देंगे। लूका मॉड्रिच खुद तो एक बेहतरीन प्लेयर थे, लेकिन अपने साथ खेलने वाले प्लेयर्स को भी बेहतर बनाते थे। लूका मॉड्रिच की खास बात यह है कि उनको मिडफील्ड में आप कोई भी रोल दे दीजिए, कोई भी प्रोफाइल दे दीजिए, वो सारे काम ना बखूबी करेंगे और ऐसे उसको इजी करके दिखा देंगे जैसे कुछ है ही नहीं। मतलब अगर आप उनको नंबर 6 में खिलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो प्रॉपर एक रजिस्टा की तरह खेल सकता है बंदा। नंबर 10 में खिला देंगे, अरे ये तो क्रिएटिव मिडफील्डर भी है। फ्री रोम आप उनको करने के लिए बोलेंगे, वो भी वो कर लेंगे। और जिस भी प्रोफाइल में खिलाना है अच्छा तो खेलेंगे, एफर्टलेस और बना देंगे उसको। ऐसा लगेगा कि बार कुछ है ही नहीं इस प्लेयर के लिए, इसी पोजीशन के लिए बनाया ये प्लेयर। जैसा मैंने कहा, स्टैट्स और एनालिटिक्स ने ना काफी बोरिंग बना दिया है गेम को। लूका मॉड्रिच एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप अप्रिशिएट तभी करेंगे, उनकी ब्रिलियंस आप तभी अप्रिशिएट करेंगे जब आपने उनको देखा होगा खेलते हुए खुद। अगर आप ऑन पेपर उनके स्टैट्स देखेंगे तो आपको शायद इतने अमेजिंग स्टैट्स नहीं देखने मिलेंगे कि यार गोल्स तो ज्यादा होंगे नहीं लूका मॉड्रिच के कंपेयर टू सम अदर मिडफील्डर्स, या असिस्ट नंबर्स में भी लूका मॉड्रिच लिस्ट में बहुत ऊपर नहीं होंगे। लेकिन जो लूका मॉड्रिच का फ्लेयर है, जो सिंप्लिसिटी है, जो विजन थी उनकी, और जो गेम रीड करने की एबिलिटी थी, वो देखने के बाद ही आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये जैसे प्लेयर्स हो गए ना, जैसे लूका मॉड्रिच हो गए, आंद्रे पिर्लो हो गए, इनकी ब्रिलियंस आपको तभी समझ आती है जब आपने इनको वीक इन वीक आउट खेलते हुए देखा है। तो लूका मॉड्रिच की अगर हम करियर की बात करें तो क्रोएशिया के ही डिनामो जाग्रेब से उन्होंने शुरुआत की थी अपने करियर की, जहां पे वो एक त्रेक्वार्तीस्ता या सेंट्रल अटैकिंग रोल में खेला करते थे। उन्होंने डिनामो जाग्रेब को डोमेस्टिक ट्रैवल जिताने में मदद की और काफी सारे स्काउट्स को इंप्रेस किया अक्रॉस यूरोप। 2008 में टॉटनहम हॉटस्पर्स के स्काउट्स की नजर पड़ती है लूका मॉड्रिच पे, उनको स्काउट किया जाता है और उनको साइन करके स्पर्स ले आते हैं। स्पर्स के उस समय मैनेजर थे हैरी रेडनैप, और हैरी रेडनैप स्पर्स में लूका मॉड्रिच को एक डीप लाइंग प्लेमेकर की तरह खिलाने लगे। हैरी रेडनैप ने लूका मॉड्रिच के लिए ये कहा था एक बार कि मॉड्रिच की जो एबिलिटी है फील्ड को स्कैन करने की, और जो विजन है उनका, और जो उनकी पासिंग रेंज है, वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये आपको और किसी फुटबॉलर में इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए गेम चला पाए वो पीछे से, स्पर्स के लिए मिडफील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। इस वजह से हैरी रेडनैप उनको इस डीप लाइंग प्लेमेकर रोल में खिलाते थे। तो जब स्पर्स में तो लूका मॉड्रिच थ्रू आउट हिज टॉटनहम करियर काफी कंसिस्टेंट खिलाड़ी थे। बहुत ज्यादा फिजिकल नहीं थे लूका मॉड्रिच, लेकिन उसके बावजूद पासिंग एक्यूरेसी, बॉल रिकवरी, इंटरसेप्शंस, बिग चांसेस क्रिएटेड, सारे नंबर्स में लूका मॉड्रिच बहुत ज्यादा आगे थे कंपेयर टू अदर मिडफील्डर्स, जिसके कारण उस सीजन उन्हें टॉटनहम प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड भी मिला। और सर एलेक्स फर्गसन, जो उस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर थे, उन्होंने ये कहा था कि लूका मॉड्रिच प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन के भी एक कंटेंडर हो सकते हैं, इतना ज्यादा अच्छा उनका सीजन गया था। अब ये कहानी सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो 2012 में मैं अपने इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था। तो उस समय क्या होता था कि ट्विटर वगैरह होता था, बट ये इस पे ऐसे न्यूज नहीं आती थी जैसे आजकल आपको पता चल जाता है ना कि
इस प्लेयर से पर्सनल टर्म्स अग्री हो गई हैं, क्लब्स बात कर रहे हैं आपस में, क्या फ़ी पे आ सकता है डिसीजन, बिड डाली है, रिजेक्ट हो गई है, क्या वेजेस हैं, फलाना फलाना। पहले कुछ नहीं होता था, सीधा ट्रांसफ़र होता था प्लेयर का, हल्की सी कोई रूमर आती थी इंटरनेट पे, ट्रांसफ़र होता था प्लेयर का और वहीं पे ही बात ख़त्म हो जाती थी। इतना कोई बड़ा सागा नहीं चलता था जो ट्रांसफ़र सागा होता है ना। आजकल चीज़ें पता चलती हैं हमें बिहाइंड द सीन्स क्या हो रही हैं, इसलिए हम अपडेटेड रहते हैं। तो उस समय न्यूज़ आई थी, 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, जब इंटरनेट पहली बात तो हर किसी के पास होता नहीं था, क्योंकि बहुत महंगा होता था इंटरनेट, और जो भी थोड़ी बहुत न्यूज़ आती थी उसमें एक न्यूज़ ये आई थी, और फिर बाद में आई थिंक लूका मॉड्रिच ने उसको किसी एक इंटरव्यू में सही भी बताया था कि चेल्सी बहुत इंटरेस्टेड थी उस समय प्लेयर साइन करने के लिए, लूका मॉड्रिच को साइन करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थी। तो रोमन अब्रामोविच क्या डॉन की तरह बिहेव करते थे बिल्कुल, उनको जो प्लेयर चाहिए होता था 90% उसको साइन कर ही लेते थे। तो लूका मॉड्रिच मस्त अपनी बोट पे एंजॉय कर रहे थे, और जो सीज़न ख़त्म हो गया था, मतलब वो अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहे थे, तो रोमन अब्रामोविच ने 2-3 बंदे भेज दिए काले सूट में काला चश्मा पहन के, टाई वाई के साथ, कि चलिए आपको रोमन अब्रामोविच बुला रहे हैं और आपके ट्रांसफ़र की बात करनी है। तो वहाँ पे घबरा गए थे लूका मॉड्रिच, लेकिन उन्होंने हाँ बोल दिया था, और ऐसा लग रहा था कि शायद हो जाएगा। लूका मॉड्रिच टू चेल्सी वॉज वेरी क्लोज, लेकिन उस समय डैनियल लीवी ने मना कर दिया था। चेल्सी ज़्यादा पे करने के लिए भी रेडी थी, बट जो स्पर्स के ओनर है उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई डायरेक्ट राइवल चेल्सी को तो नहीं बेचूंगा, और कम में उन्होंने फिर रियल मैड्रिड को बेच दिया था जब रियल मैड्रिड का इंटरेस्ट आया था। जोसे मरीनियो बहुत इंटरेस्टेड थे उस समय, जोसे मरीनियो मैनेजर थे रियल मैड्रिड के, वो चाहते थे कि लूका मॉड्रिच जाए रियल मैड्रिड, लेकिन चेल्सी जितना ऑफर कर रही थी उससे कम ऑफर किया रियल मैड्रिड ने, और क्योंकि उनको नहीं बेचना था चेल्सी को, इस वजह से वो रियल मैड्रिड चले गए। तो ये मुझे अच्छे से याद है, उस समय मैं काफ़ी एक्साइटेड था जब लूका मॉड्रिच की बातें चल रही थी, चेल्सी से लिंक आ रहे थे, लेकिन ये कहानी सुन के बड़ा मज़ा आता है कि किस तरीके से रोमन अब्रामोविच अपने टारगेट्स को परस्यू कर रहे थे। बहरहाल ये होती है एक हिस्टोरिक साइनिंग। उस समय नहीं लग रहा था कि हिस्टोरिक है, बिकॉज स्पर्स से एक प्लेयर आ रहा है, हाँ टैलेंटेड है, हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसका सीजन रहा है, लेकिन स्पर्स से रियल मैड्रिड में आना एक बहुत बड़ा जंप है। और क्या इस टीम में जहाँ पे सुपरस्टार्स हैं जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जाबी अलोंसो हैं, डी मरिया हैं, ईकर कसियस हैं, सर्जियो रामोस हैं, इनके साथ फिट होके लूका मॉड्रिच क्या अपना एक स्थान बना पाएंगे इस टीम में, और क्या टीम की मदद कर पाएंगे बड़े टाइटल्स जीतने के लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल था जब लूका मॉड्रिच स्पर्स छोड़ के रियल मैड्रिड आए। तो जब लूका मॉड्रिच पहुंचे रियल मैड्रिड तो काफी स्टैट थे रियल मैड्रिड की मिडफील्ड, क्योंकि स्ट्राइकर के पीछे जो कि या तो हिग्वाइन होते थे या बेंजिमा होते थे, उनके पीछे मेसत ओजिल खेलते थे या काका खेलते थे, राइट विंग पे डी मरिया खेलते थे, लेफ्ट विंग पे तो रोनाल्डो थे ही। अगर हम पिवट की बात करें तो उसमें जाबी अलोंसो और सेमी कडीरा थे, तो जगह ही नहीं बन पा रही थी लूका मॉड्रिच की टीम में। तो किस तरीके से अब जोसे मरीनियो फिट करेंगे लूका मॉड्रिच को, कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे? तो इनिशियली उस सीजन 2012-13 सीजन में जब लूका मॉड्रिच आते हैं नए नए रियल मैड्रिड, तो उनको कुछ टाइम तक आउट ऑफ पोजीशन खिलाते हैं जोसे मरीनियो, जिसके कारण उनकी परफॉर्मेंसेज उतनी अच्छी नहीं रहती। और मार्सा एक आर्टिकल निकालती है कि 2012 सीजन की वर्स्ट साइनिंग है लूका मॉड्रिच, लेकिन फिर भी लूका मॉड्रिच हार नहीं मानते। और एक चीज जो हमने उनसे कंसिस्टेंटली देखी है कि फाइटर हैं और हमेशा मेहनत की उन्होंने, कभी भी कोई ड्रामा नहीं सुना हमने लूका मॉड्रिच से कि किसी भी तरीके के कोई एटीट्यूड इशू हो या कोई प्रॉब्लम हुई हो मैनेजर को लूका मॉड्रिच से। तो अपनी मेहनत करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि फर्स्ट टीम में उन्हें चांस मिले। और एक मोमेंट था जिसने लूका मॉड्रिच के रियल मैड्रिड करियर की ट्रेजेक्टरी बदल दी। 5 मार्च 2013 को खेला जा रहा था सेकंड लेग रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड का चैंपियंस लीग में। 10 मैन होती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, रेड कार्ड मिल जाता है उन्हें एक, और उसके बाद ऑफ द बेंच आते हैं लूका मॉड्रिच और फिर आते ही गेम को डोमिनेट करते हैं पूरी तरीके से। एक वॉली भी स्कोर करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि 3-2 रियल मैड्रिड वो मैच जीत जाती है। और एक बड़े मैच में बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस होती है लूका मॉड्रिच की, जो उनके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली थी आगे जाके। उसके बाद सीजन का एंड काफी अच्छा होता है लूका मॉड्रिच के लिए। ये सीजन खत्म होता है, नए सीजन की शुरुआत होती है 2013-2014 सीजन, जहां पर कार्लो एंचेलोटी अब नए मैनेजर चुने जा चुके हैं रियल मैड्रिड के लिए। वो सही प्रोफाइल करते हैं लूका मॉड्रिच को, और फिर तो ऐसा था कि लूका मॉड्रिच ने पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं। उस सीजन रियल मैड्रिड अपना इल्यूसिव 10th चैंपियंस लीग टाइटल जीतते हैं, ला डेसिमा जिसको कहा जाता है। उस पूरे कैंपेन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी लूका मॉड्रिच ने। और फिर ना उसके बाद आप रियल मैड्रिड की सक्सेस को ना 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो चाहे पहला फेज हो कार्लो एंचेलोटी के अंडर ही, जहां पे हमें लूका मॉड्रिच की पार्टनरशिप देखने को मिली हामेस रोड्रिगेज और इसको के साथ। उसके बाद जब जिडान आए और 3-पीट किया रियल मैड्रिड ने, तो वहां पे द फेमस KCM
क्रूस, कैसेमीरो, मॉड्रिच वाली मिडफील्ड हमको देखने को मिली। और उसके बाद फिर जब एंचेलोटी दोबारा आए तो एक डायमंड हमें देखने को मिला जहां पर वेलवर्डे, मॉड्रिच, क्रूज और बेलिंगम थे। तो मॉड्रिच हमेशा एक कांस्टेंट की तरह रहे, और जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि कोई भी रोल हो, कोई भी शेप हो, किसी भी तरीके का कोई भी मैनेजर हो, मिडफील्ड में अगर उसके पास लूका मॉड्रिच है तो उसकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो चुकी है। और अभी आप रिसेंटली देख लीजिए, जब टोनी क्रूज छोड़ के गए, रिटायरमेंट हुआ टोनी क्रूज का, तो भी इस एज में भी 38-39 साल की उम्र में भी लूका मॉड्रिच ने अपना बेस्ट ट्राई किया कि किसी ना किसी तरीके से मिडफील्ड फंक्शन करती रहे। अपनी प्राइम में नहीं है लूका मॉड्रिच, बट फिर भी उन्होंने कोशिश की और कुछ हद तक संभाला भी मिडफील्ड को, विच इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। अगर हम इंटरनेशनली क्रोएशिया के लिए बात करें तो 2008 यूरो से लेकर 2024 यूरो तक कंसिस्टेंटली क्रोएशिया के लिए परफॉर्म किया मॉड्रिच ने। क्रोएशिया को एक डिसेंट ऑपोजिशन बनाया इंटरनेशनल लेवल पे, और हमेशा उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस रहती थी। लेकिन मुझे लगता है कि मॉड्रिच का जो पीक आया क्रोएशियन फुटबॉल टीम के साथ, वो था 2018 वर्ल्ड कप में, जहां पर हमें एक बहुत ही गजब की मिडफील्ड देखने को मिली थी क्रोएशिया की टीम से, रैकिटिच, ब्रोजोविच, कोवाचिच और मॉड्रिच की। जहां पे रैकिटिच का बहुत ऑफेंसिव कंट्रीब्यूशन रहता था, कोवाचिच टेम्पो कंट्रोल करते थे, ब्रोजोविच आपके डिफेंसिव मिडफील्डर थे, जिसकी वजह से मॉड्रिच अपनी इंटेलिजेंस और स्किल के साथ पूरा गेम ऑर्केस्ट्रेट करते थे। और इतनी शानदार परफॉर्मेंस थी उनकी 2018 फीफा वर्ल्ड कप में कि उनको फाइनल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। और उसी साल 2018 में मेसी और रोनाल्डो की डुओपोली तोड़ते हुए 2008 से अगर 2017 तक की बात करें तो सिर्फ लियो मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ही बैलन डोर जीता था। और ऐसा लग रहा था कि अगले और 2-3 साल तक कोई फुटबॉलर ही नहीं लग रहा जो बैलन डोर जीत सकता है। लेकिन लूका मॉड्रिच ने उन दोनों का होल्ड तोड़ा, रियल मैड्रिड को 3-पीट कराने में मदद की। बहुत इंप्रेसिव उनके लगातार कंसिस्टेंट 3-4 साल रहे, और जो फीफा वर्ल्ड कप की उनकी परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत शानदार थी, जिसका मतलब ये था कि रियल मैड्रिड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर तो थे ही, फीफा वर्ल्ड कप के भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। और 2018 में उन्होंने सबसे बड़ा इंडिविजुअल अवार्ड जीता फुटबॉल में, बैलन डोर। तो अगर लूका मॉड्रिच के करियर की कुछ हाइलाइट्स की मैं बात करूं तो डिनामो जाग्रेब के साथ उन्होंने लगातार 3 टाइटल जीते 2005 से लेकर 2007 तक। रियल मैड्रिड के साथ तो जैसे उन्होंने ट्रॉफीज का ढेर लगा दिया, 4 ला लीगा टाइटल, 2 कोपा डेल रे, 5 सुपर कोपा दे स्पानिया, 5 यूएफा सुपर कप, 5 फीफा क्लब वर्ल्ड कप और 6 यूएफा चैंपियंस लीग टाइटल्स। टोटल 590 मैचेस में 43 गोल्स और 95 असिस्ट दिए उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए। और यहीं अगर हम उनके इंटरनेशनल अचीवमेंट्स की बात करें तो 2018 फीफा वर्ल्ड कप के रनर अप रहे वो, सिल्वर मेडल उन्होंने जीता, गोल्डन बॉल जीता उस वर्ल्ड कप में, और ब्रॉन्ज बॉल जीता उन्होंने 2022 फीफा वर्ल्ड कप में। 2022 फीफा वर्ल्ड कप तक भी वो क्रोएशिया को लेके गए सेमीफाइनल तक, वहां पे भी उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। कुछ परफॉर्मेंसेस जो मुझे याद आती हैं लूका मॉड्रिच की, जो मेरी कुछ पर्सनल फेवरेट है, उनमें से वन हैज टू बी, ये जो 2013 में मैंने बताया आपको शुरू में, जो मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस थी ऑफ द बेंच आके, जिस तरीके से उन्होंने गेम को कंट्रोल किया, और मेरे लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था लूका मॉड्रिच के करियर में। 2018 का चैंपियंस लीग फाइनल अगेंस्ट लिवरपूल, सब लोग बेल को याद करते हैं, रोनाल्डो को याद करते हैं, बेंजीमा को याद रखते हैं, कैरियस की उन गलतियों को याद रखते हैं, लेकिन कोई लूका मॉड्रिच की परफॉर्मेंस को याद नहीं करता जिस तरीके से उन्होंने मिडफील्ड को कंट्रोल किया था उस रात। फिर 2018 फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में रशिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस, जहां पर अगेन एक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी उन्होंने अगेंस्ट होस्ट नेशन, और पेनल्टी शूटआउट में क्रूशियल पेनल्टी भी कन्वर्ट की थी। और 2022 में पीएसजी के अगेंस्ट जब रियल मैड्रिड 3-1 जीती थी सेकंड लेग में, तो सबको बेंजीमा की हैट्रिक याद है, लेकिन कौन बंदा था जिसने एक्चुअली ऑर्केस्ट्रेट किया था उस कमबैक को? उस बंदे का नाम है लूका मॉड्रिच। और उसी सीजन हम कैसे भूल सकते हैं क्वार्टर फाइनल में चेल्सी के अगेंस्ट वो बॉल जो डाली थी जब 3-0 से चेल्सी लीड कर रही थी। ऑलमोस्ट चेल्सी ने एक अनबिलीवेबल कमबैक कर दिया था सेंटियागो बर्नाबाओ पे, लगभग 10 से 12 मिनट का समय बचा था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर एक मैजिकल बॉल डालते हैं लूका मॉड्रिच, आउटसाइड ऑफ द फुट ट्रेवेला बॉल डालते हैं और रॉड्रिगो वहां पे गोल स्कोर कर देते हैं। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं एक बहुत ही इंप्रेसिव करियर के लूका मॉड्रिच के। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लूका मॉड्रिच अभी अपनी प्राइम में नहीं है, क्योंकि लूका मॉड्रिच का पूरा करियर ही प्राइम रहा है। और अगेन नंबर्स आपको शायद इतने इंप्रेसिव ना लगे, आप लूका मॉड्रिच को हो सकता है और मिडफील्डर से कंपेयर करें, लेकिन जैसा मैंने कहा अगर आपने लूका मॉड्रिच को खेलते हुए देखा है तो आप उनकी ब्रिलियंस को जरूर अप्रिशिएट करेंगे। तो ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट, एक छोटा सा रिफ्लेक्शन शानदार करियर पे लूका मॉड्रिच के। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी चीजें हैं जिसको समराइज करना काफी मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि एक सिंपल तरीके से लूका मॉड्रिच के जो भी हाईलाइट्स थे करियर के, उनको आपके सामने पेश किया जाए।
तो वीडियो कैसा लगा प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपकी फेवरेट लूका मॉड्रिच मेमोरी क्या है? चाहे आप स्पर्स फैन हैं, चाहे आप रियल मैड्रिड फैन है। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड में ज़्यादा समय रहा लूका मॉड्रिच का, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैड्रिड फैंस ज़्यादा अच्छे से अपने इमोशन जाहिर कर पाएंगे लूका मॉड्रिच की तरफ। और अब लूका मॉड्रिच एसी मिलान चले गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको यूरोपियन चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन लूका मॉड्रिच एक ऐसे मिडफील्डर हैं जिनको हम फुटबॉल फैंस हमेशा याद रखेंगे। तो थैंक यू सो मच लूका मॉड्रिच फॉर एवरीथिंग, और आगे जो भी लूका मॉड्रिच का करियर रहता है उसके लिए हम उनको ऑल द बेस्ट विश करते हैं। तो जो भी आपकी राय हो, जो भी आपकी यादें हो लूका मॉड्रिच को लेके, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी, जब तक ध्यान रखिएगा अपना। टेक केयर एंड पीस।